हेलो दोस्तों। नासा जो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एरोस्पेस एजेंसी है, जो इसरो जो भारत की एरोस्पेस एजेंसी है उससे 4 साल पहले ही इस्टेब्लिश्ड हुई, लेकिन आज दुनिया में सबसे आगे है नासा स्पेस में। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ ये इस वीडियो में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नासा जिसकी स्टार्टिंग हुई 1958 में, जिसकी स्टार्टिंग में एक ही पर्पस था कि कैसे भी करके सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में compete करना है एंड वर्ल्ड में एक मिसाल कायम करनी है। नासा का नंबर 1 बनना है बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी नंबर 1 सुपर पावर बनने के लिए। कोल्ड वॉर इसलिए चल रही थी क्योंकि दोनों की ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काफी अलग थी। खैर इन सब के चलते एक स्पेस रेस दो देशों के बीच शुरू हो जाती है, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच। इन दोनों ही देशों के एंड में जाकर कौन जीता कौन हारा ये एक अलग टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में कवर करें। अभी सिर्फ बात करेंगे नासा के बारे में। नासा आज तक टोटल 160 प्लस मिशन कर चुका है, जिनमें मोस्टली सक्सेसफुल रहा है और कुछ फेलियर भी। 3 फेलियर नासा के रहे हैं, जिनमें 17 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। बट नासा के मिशन एंड फ्यूचर को समझने के लिए पहले जानते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और नासा के रॉकेट्स एंड लॉन्चेस को, जिस बिहाव पर नासा इतने अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है, इतना इनोवेटिव, रिस्पॉन्सिव एंड डायनामिक नेचर है। एक्चुअली नासा का ये मॉडल और उनके लीडर्स काफी एक होलिस्टिक नैरोली अप्रोच लेते हैं किसी भी मिशन के लिए। ये देखने में कुछ ऐसा दिखता है, बट चलो इसे इजी वे में समझते हैं। नंबर 1 एरोनॉटिक्स रिसर्च मिशन डायरेक्टरेट। इस स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट का वर्क होता है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रिसर्च कंडक्ट करना, जिससे सेफ्टी, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टरेट। ये इन्वेस्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज में, जो हेल्प करती है फ्यूचर मिशन रिस्क को समझने में, कॉस्ट रिड्यूस करने में एंड एडवांस कैपेबिलिटीज को एनबल करने में। नेक्स्ट साइंस मिशन डायरेक्टरेट। दे कंडक्ट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन enabled by observation that view Earth from space, observe and visit other bodies in the solar system and gaze out into the galaxy and beyond। ये ऑब्जर्व कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की हेल्प से। हम कह सकते हैं एनालिसिस करते हैं कि किस तरफ स्पेस से अर्थ को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व और कैसे घूम सकते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, मींस गैलेक्सी में। नासा साइंस प्रोग्राम फोकस करते हैं 3 मेजर इंडिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव्स पे: डिस्कवरिंग द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, सर्चिंग फॉर लाइफ इन द सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड एंड सेफगार्डिंग एंड इम्प्रूविंग लाइफ ऑन अर्थ। इनका विजन है एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल एंड मिशन है नासा एक्सप्लोर द अननोन इन द एयर एंड स्पेस, इनोवेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंस्पायर द वर्ल्ड थ्रू डिस्कवरी। ये सबसे आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में नासा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो नाउ वी टॉक कि जब मिशन और उनके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, नासा ने एक्चुअली स्टार्टिंग से ही वाइड रेंज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में इन्वॉल्व रहा, जैसे अपोलो मिशन जिसमें ह्यूमन मून पर लैंड हुए थे, मोस्ट रिसेंटली रोबोटिक मिशन हुए मार्स को स्टडी करने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस टेलीस्कोप एंड जिनमें हबल टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप है। एक अर्थ साइंस भी है। नासा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अर्थ के क्लाइमेट, वेदर एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करने में। हम जो भी एटमॉस्फेयर, लैंड या ओशन की न्यूज सुनते हैं ना, वो सब में एक मेजर रोल प्ले नासा का होता है। इफ वी टॉक अबाउट नासा के इम्पोर्टेंट मिशन एंड प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले नंबर पर आता है गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सभी लोगों के लिए। दैट इज अपोलो प्रोग्राम, जो 1961 से 1972 तक चला। इसमें गोल था ह्यूमंस को मून पर लैंड कराना और सेफली वापस अर्थ पर लाना, जिसमें सक्सेसफुल भी अपोलो 11 मिशन 1969 में हुए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज अल्ड्रिन पहले मेंबर थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था। इस प्रोग्राम में टोटल में 17 मिशन रहे थे विद 6 सक्सेसफुल लैंडिंग्स। नेक्स्ट बिग अचीवमेंट रही 1990 में हबल टेलीस्कोप को सेंड करना। ये काफी रिवोल्यूशनाइज्ड एस्ट्रोनॉमी थी, क्योंकि इससे इनक्रेडिबल डिटेल्ड इमेज साइंटिस्ट को मिलती थी। इसी की वजह से काफी सारी साइंटिफिक डिस्कवरी भी हुई,
जिसमें एज ऑफ यूनिवर्स डार्क एनर्जी के बारे में हमने समझा। इसको फर्स्ट प्रपोज तो 1940s में किया गया था, बट ये रियलिटी में बदला 1980s में, जब टेक्नोलॉजी और फंडिंग दोनों एक साथ आई। ये एक डिटेल वीडियो बन सकती है इसको समझने के लिए, बट अगर अभी के लिए बात करें तो इसी की हेल्प से हमें कॉस्मिक इवोल्यूशन का पता चला था। नेक्स्ट अचीवमेंट रही थी लास्ट ईयर ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर हम कह सकते हैं, जो इंफ्रारेड वेवलेंथ की हेल्प से यूनिवर्स को स्टडी करेगा और हम कॉस्मोस और डिटेल एंड डेप्थ में स्टडी कर पाएंगे। एक्चुअली ये हमें अर्लीस्ट गैलेक्सी, स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम के डिटेल प्रोवाइड करा सकता है। इसका एम है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि जब सबसे पहले गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई थी तो तब फर्स्ट लाइट कौन सी इमर्ज्ड हुई थी यूनिवर्स में। और अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग और बिग प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एक्चुअली में नासा प्लान कर रहा है ह्यूमन को फिर से मून पर भेजा जाए और 2020s में एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टेब्लिश की जाए। मेन ऑब्जेक्टिव अभी भी सेम है अपोलो मिशन वाला, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने का और प्रिपेयर करना खुद को फ्यूचर ह्यूमन मार्स मिशन के लिए। एंड इसमें 3 पार्ट्स में ये मिशन होने वाला है। आर्टेमिस पार्ट 1 ये एक अनक्रू मिशन रहेगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट एंड एसएलएस रॉकेट टेस्टिंग के लिए। ये मून के ऑर्बिट तक जाएगा और फिर वापस आएगा। आर्टेमिस सेकंड ये फर्स्ट क्रू मिशन होगा आर्टेमिस प्रोग्राम का। इस बार टेस्ट किया जाएगा कि सिस्टम कैसे वर्क करेगा। आर्टेमिस 3 इस बार पूरी तैयारी के साथ ह्यूमन मून पर लैंड करेंगे और वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे एंड सैंपल कलेक्ट करेंगे काफी अच्छी क्वांटिटी में। नेक्स्ट बिग अचीवमेंट 1998 में जाकर मिली, जो अभी भी कंटिन्यू है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट प्रोजेक्ट था जिसमें नासा, रोसकॉस्मोस रशिया, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड सीएसए कनेडियन स्पेस एजेंसी थी। ये एक माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी है जहां साइंटिफिक रिसर्च होती है। ये अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 420 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर रहता है और ट्रेवल करता है 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि ऑर्बिट का रफली 90 मिनट में कवर कर लेता है। इस टाइम पीरियड के बीच काफी सारे रोबोटिक मिशन भी पैरेलली चलते रहे, जिसमें मार्स के साथ अदर प्लेनेट को भी स्टडी किया गया नासा के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर सब कुछ तो नासा का ही है स्पेस में, लेकिन सब हुआ कैसे? तो इसका आंसर है बजट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही शॉफ की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से नासा को काफी हैवी फंडिंग मिलती रही, जिसकी वजह से नासा के पास ज्यादा फंड्स हैं सभी प्रोजेक्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट बनाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसी लगी यार वीडियो मुझे बताओ, जिसके बाद मैं आपके लिए और बेटर तरीके से वर्क कर पाऊँ। और नीचे रेड बटन होगा उस पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।